गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर सेकेंड एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म, इकोनॉमिक बॉटनी एंड इथेनोबॉटनी। इसमें हम फर्स्ट जो टॉपिक है इसका वो है स्टेम सेल्स के कंसेप्ट। इससे पहले हम थोड़ा एनाटॉमी के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एनाटॉमी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एनाटॉमी लैटिन भाषा के दो शब्द से मिलकर बना होता है। एक है एना, फर्स्ट शब्द है एना जिसका मतलब होता है डिफरेंस या भिन्न, और फिर दूसरा शब्द है इसका टेमनिन। एना एंड टेमनिन। टेमनिन का मतलब होता है टू कट या काटना, या फिर कह सकते हैं कि किसी भी प्लांट के ऊतक का या सेलुलर अरेंजमेंट या फिर ऊतकों की संरचना का अध्ययन करना एनाटॉमी के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं प्लांट एनाटॉमी के बारे में। प्लांट एनाटॉमी की डेफिनेशन की अगर बात की जाए कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पौधों की आंतरिक संरचना एवं इनके विभिन्न भागों के ऊतक संगठन का अध्ययन किया जाता है, प्लांट एनाटॉमी कहलाता है। स्पर्म की अगर बात की जाए, एंजियोस्पर्म है। एंजियोस्पर्म के दो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। एक है डाइकॉट एंड दूसरा पार्ट है इसका मोनोकॉट। दो प्रकार के प्लांट्स में डिवाइड किया गया है। अब हम बात करते हैं पादप के विभिन्न प्रकार के अंगों के बारे में। फर्स्ट पढ़ते हैं मूल तंत्र, रूट सिस्टम। रूट सिस्टम भी प्लांट्स में दो प्रकार के पाए जाते हैं। डाइकॉट में अलग होता है, मोनोकॉट में अलग होता है। मूल तंत्र में फर्स्ट प्रकार पढ़ेंगे हम मूसला मूल तंत्र। इसे टैप रूट सिस्टम भी कहा जाता है। मूसला मूल तंत्र, इसमें क्या होता है कि ये मूसला मूल तंत्र डाइकॉट में पाया जाता है। इसमें एक मेन जड़ होती है जिसे प्राइमरी रूट कहा जाता है। प्राइमरी रूट से फिर सेकेंडरी रूट निकलती है और सेकेंडरी रूट से फिर डिवीजन के दौरान टर्सरी रूट निकलती है। इसके अगर बात की जाए, ये प्राइमरी रूट है, ये अर्थ की सरफेस है, ये किसी प्लांट की प्राइमरी रूट है। प्राइमरी रूट से फिर डिवीजन से सेकेंडरी रूट निकल रही है और सेकेंडरी रूट से फिर टर्सरी, और ऐसे फिर डिवीजन इसमें होता जाता है। पर इसमें जो मेन मूल रहेगी वो सिर्फ एक ही रहती है, इसलिए इसको मूसला मूल कहा जाता है। जितने भी डाइकॉट्स प्लांट्स हैं उन सभी में मूसला मूल या टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। अब हम सेकेंड बात करते हैं। इसमें सेकेंड टाइप का मूल तंत्र रेशेदार मूल तंत्र। रेशेदार मूल तंत्र, इसे फाइब्रस रूट सिस्टम भी कहा जाता है। जितने भी मोनोकॉट्स प्लांट हैं उनके अंदर जो है फाइब्रस रूट पाई जाती हैं। जब मोनोकॉट के सीड का जर्मिनेशन होता है तो उसमें एक पहले जो प्राथमिक जड़ निकलती हैं वो अल्पकालिक होती हैं। ये जड़ अल्पकालिक होती हैं तो इसकी जगह पे फिर बहुत सारी जड़ें एक साथ निकलती हैं, और ये सारी जो जड़ें हैं ये रेशेदार धागे नुमा होती हैं, इसलिए इनको रेशेदार मूल तंत्र कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं सेकेंड प्ररोह तंत्र की। सेकेंड है प्ररोह तंत्र। जितने भी वेस्कुलर प्लांट्स हैं उनके जो वायवीय भाग है उसको हम प्ररोह तंत्र कहते हैं। प्ररोह तंत्र का जो विकास होता है ये किसी बीज के प्रांकुर से होता है, और मूल का विकास जो है वो मूलांकुर से होता है, एंड प्ररोह तंत्र का जो विकास है वो प्रांकुर से होता है। प्ररोह के ऊपर पत्तियां लगी हुई रहती हैं, पुष्प भी लगे हुए रहते हैं, और पत्तियों का जो व्यवस्था होती है, जो विन्यास होता है वो यहाँ पे निश्चित हर प्लांट के अंदर निश्चित होता है। इसमें जो प्ररोह तंत्र है उसमें हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट स्तंभ।
फर्स्ट है स्तंभ, तना या इसे स्टेम भी कहते हैं। ये पौधे का वायवीय भाग होता है। इसके ऊपर बहुत सारे अपेंडेजेस विकसित होते हैं। जैसे बात करें कि यहाँ पे पर्ण विकसित होती हैं। इसी के साथ जो पर्ण होती है वो केवल तने पर ही विकसित होती है। इसकी जो व्यवस्था होती है पर्ण की, उसे कहते हैं फाइलोटैक्सी। स्टेम की अगर बात की जाए तो स्टेम के बाहर की तरफ बाह्य त्वचा होती है, अंदर की तरफ कॉर्टेक्स होता है और इसको बहिर उपांग कहते हैं। गुलाब के तने की अगर बात की जाए तो कई बार क्या होता है, स्टेम के ऊपर कांटे भी पाए जाते हैं और तने एवं पत्तियों की जो एपिडर्मिस होती है उसके ऊपर बहुकोशिकीय ट्राइकोम या रोम पाए जाते हैं। इसी के साथ जो तना होता है वो ऊर्ध्व होता है और इसकी जो प्रकृति के अनुसार प्लांट्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे हर्बेशियस, वुडी, ब्रांच्ड, अनब्रांच्ड या दुर्बल तने हैं या किसी के सहारे के चढ़ते हैं, उसको आरोही या क्लैम्बर कहा जाता है। तने को तना नोड और इंटरनोड में भी डिवाइड होता है। तने का विकास पत्ती के कक्ष में कक्षस्थ कलिका, जिससे एक्सिलरी बड कहा जाता है, वहाँ से होता है और ये फिर एक्सिलरी बड आगे चल के तने की एक ब्रांच का निर्माण कर देती है। और जो स्टेम है उसका मुख्य कार्य होता है तने को यांत्रिक सहारा प्रदान करना एवं जड़ द्वारा अवशोषण किए गए जल व खनिज पदार्थों को पौधे के विभिन्न भाग तक पहुंचाने का काम करता है। थर्ड का बात करते हैं हम पत्ती या लीफ। लीफ एक चपटी और फैली हुई संरचना होती है और तने की पर्व संधि से उत्पन्न होती है। लीफ का मुख्य कार्य क्या है? ये प्रकाश संश्लेषण का काम करती है। प्रकाश संश्लेषण का काम कब करती है? जब CO2, वाटर एंड इसके साथ लाइट आती है तो ये शुगर का निर्माण करती है, सुक्रोज या कार्बोहाइड्रेट बनाती है और वो कार्बोहाइड्रेट एंड सुक्रोज जो होता है वो प्लांट के लिए भोजन का सोर्स होता है। फिर हम बात करें कि जो पर्ण की जो व्यवस्था होती है वो प्रत्येक प्लांट के अंदर अलग अलग होती है। तो पर्ण का जो व्यवस्था है या कि उसका विशिष्ट क्रम है अरेंजमेंट का, उसे हम फाइलोटैक्सी कहते हैं। कई बार क्या होता है कि मरुद्भिदीय पौधों में, जैसे ओपनशिया की हम बात करें, इसमें पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। अलग अलग पौधों पर विभिन्न प्रकार की पत्तियां पाई जाएगी, उनका शेप और साइज अलग अलग होता है। इसी के साथ कुछ पत्तियां जो होती हैं जो वृंत के साथ पाई जाती हैं, स्टॉक के साथ पाई जाती हैं। कुछ पत्तियां जो होती हैं वह अवृंत यानी उस पर वृंत नहीं पाया जाता है। द्विबीजपत्री पौधों की अगर बात की जाए तो उनकी जो पत्तियां होती है उनके अंदर जो सिरा विन्यास होता है वो जालिकावत पाया जाता है। और एक बीजपत्री की अगर हम बात करें तो उनकी पत्ती में सिरा विन्यास जो है वो समानांतर पाया जाता है। फिर हम बात करते हैं पुष्प। एंजियोस्पर्म का मेन कैरेक्टर होता है पुष्प का निर्माण होना। पुष्प जो है एक जनन संरचना है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। पुष्प के अंदर दो प्रकार के चक्र पाए जाते हैं। एक होता है सहायक चक्र, और दूसरा होता है आवश्यक चक्र। सहायक चक्र यह है सेपल एंड पेटल। बाह्य दल एंड दल, ये दोनों जो होते हैं ये सहायक चक्र होते हैं। ये क्या करते हैं? ये रिप्रोडक्शन में इसकी हेल्प करते हैं। रिप्रोडक्शन के अंदर प्लांट की हेल्प करते हैं। क्यों करते हैं हेल्प? क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर वायु द्वारा परागण नहीं होता है, किन्हीं के द्वारा कीट द्वारा परागण होता है, किन्हीं के द्वारा इंसेक्ट के द्वारा परागण होता है। तो कीटों को आकर्षित करने के लिए क्या होता है, उनको अपनी जो पेटल होती है उसको काफ़ी कलरफुल एवं बड़ा रखना होता है ताकि इंसेक्ट एवं कीट उसकी तरफ आकर्षित हो और ये प्लांट जो है इसको परागण में हेल्प हो जाए। प्लांट का जो परागण है वो क्रिया यहाँ पे पूरी हो जाए। फिर हम बात करते हैं सेकेंड चक्र के बारे में, जिसे हमने आवश्यक चक्र नाम दिया। इसके अंदर पाया जाएगा
एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, इसमें एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम पाया जाएगा। एंड्रोशियम को पुमंग कहते हैं। पुमंग के अंदर क्या होता है, स्टेमन्स पाए जाते हैं और स्टेमन्स के अंदर पॉलन ग्रेन बनते हैं। फिर हम बात करते हैं जायांग की। जायांग को गाइनोशियम कहा है और जायांग के अंदर क्या होता है, अंडप या कार्पल्स पाए जाते हैं और कार्पल्स के अंदर ओव्यूल्स पाए जाते हैं। ये जो दोनों चक्र हैं ये आवश्यक चक्र हैं। दो चक्र की हमने बात की, फर्स्ट एंड सेकेंड, ये दोनों चक्र सहायक चक्र हैं। थर्ड एंड फोर्थ जो हैं ये चक्र इसके आवश्यक चक्र है। नेक्स्ट पॉइंट है फल। फल की अगर बात की जाए कि अगर यहाँ पे पुष्पन में निषेचन हो जाता है, निषेचन के पश्चात क्या होता है, अंडाशय में फल का, अंडाशय से फल एवं बीजांड से बीज का निर्माण होता है। नेक्स्ट बीज। आवृत बीजी पौधों में बीज के जो पेरिकार्प, बीज जो होते हैं वो पेरिकार्प के द्वारा ढके हुए रहते हैं, जिन्हें फल भित्ति कहते हैं। बीज पत्रों की संख्या के आधार पर पौधों के दो बड़े ग्रुप में डिवाइड किया है। फर्स्ट मोनोकॉट एंड सेकंड है डाइकॉट। आवृत बीजी पौधों के बीज में त्रिगुणित या 3N जो होता है वो एंडोस्पर्म पाया जाता है। अरंडी में अगर बात की जाए, कोकोनट में बात की जाए कि इसका जो भ्रूण पोष होता है वो अत्यधिक विकसित पाया जाता है और ऐसे बीज को भ्रूणपोषी बीज या एंडोस्पर्मिक सीड कहा जाता है। जबकि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जैसे चना, मटर, इनमें बीज जो होते हैं उसके भ्रूणपोष बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, उनको नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स कहा जाता है। बीज के अंदर जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है, संचित भोज्य पदार्थ होता है, वो भ्रूणपोष या बीज पत्रों में संग्रहित होता है। अब हम बात करते हैं, अब हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं हम, स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स अब हम पढ़ रहे हैं स्टेम सेल्स। ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है ये बड का है। प्लांट की जो कलिका निकलती है उस कलिका का यहाँ पे हमने टीएस बनाया है। क्यों बनाया है? क्योंकि यहाँ पे स्टेम सेल्स पाई जाती हैं जिसे कहा जाता है एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम ये इसका तना है, इसको हमने डॉट डॉट से बनाया है, पूरा स्ट्रक्चर नहीं बनाया है इसलिए हमने इसको डॉट डॉट से शो किया है। ये तना है और यहाँ पे जो मेरिस्टेम पाया जाता है इसे कहा जाता है लेटरल मेरिस्टेम। ये यहाँ से लीफ निकल रही है और यहाँ पे जो मेरिस्टेम पाया जाएगा इसे कहा जाता है इंटरकैल्करी मेरिस्टेम। ये रूट है और यहाँ पे जो मेरिस्टेम पाया जाएगा उसको भी एपिकल मेरिस्टेम
एपिकल मेरिस्टेम कहेंगे। ये रूट में पाया जा रहा है तो इसको रूट एपिकल मेरिस्टेम कहा जाएगा, और ये शूट में पाया जा रहा है तो इसे शूट एपिकल मेरिस्टेम कहा जाता है। अगर हम ह्यूमन में बात की जाए कि मेरिस्टेम या फिर स्तंभ जो कोशिका होती है या स्टेम सेल जो होती हैं वो क्या काम करती हैं? अगर हम ब्लड में अगर बात करें, ब्लड के अंदर कौन सी होती है एनिमल के अंदर या ह्यूमन के अंदर? हिमेटोपोइक स्टेम सेल्स होती है। हिमेटोपोइक स्टेम सेल जो होती हैं ये क्या करती है? एक तो खुद सेल्फ रिन्यूअल का काम करेगी, एक तो अपने आप की सेल बनाएगी हिमेटोपोइक स्टेम सेल की, और एक इसमें डिफ्रेंशिएटेड सेल में डिवाइड हो जाएगी, जिसमें एक लीनिएजेस ब्रांच में जाएगी और एक जाएगी माइलॉइड ब्रांच के अंदर। जो लीनिएज ब्रांच के अंदर जाएगी यहाँ पे क्या बनाएगी? यहाँ पे बनाएगी बी सेल, टी सेल, नेचुरल किलर सेल एंड डेंड्रेटिक सेल। ये सेल्स यहाँ पे लीनिएजेस ब्रांच के अंदर बनाती है। एक जो दूसरी जो है वो माइलॉइड ब्रांच में जाएगी, और माइलॉइड ब्रांच के अंदर क्या बनाएगी? यहाँ पे मोनोसाइट, बेसोफिल, इओसिनोफिल, डेंड्रेटिक सेल, न्यूट्रोफिल्स, ये सारी ब्लड की जो सेल्स हैं वो बनाएगी। इसका मतलब जो हिमेटोपोइक सेल है वो स्पेसिफिक है ब्लड की सारी कोशिकाओं को बनाने के लिए। इसी प्रकार प्लांट में भी स्टेम सेल्स पाई जाती हैं। ये शूट एपिकल मेरिस्टेम जो होगी, स्टेम सेल को यहाँ पे मेरिस्टेम या विभज्योतक कहा गया है। शूट एपिकल मेरिस्टेम शूट में पाई जाएगी, जो शूट की वृद्धि करेगी। रूट एपिकल मेरिस्टेम रूट में पाई जाएगी, जो रूट की वृद्धि करने का काम करेगी। लेटरल मेरिस्टेम का काम है कि तने की मोटाई को बढ़ाना, एंड इंटरकैलकरी मेरिस्टेम का काम है लीफ की चौड़ाई को बढ़ाना। अगर हम मेरिस्टेम सेल को यहाँ से अलग करके इसका टिश्यू कल्चर किया जाता है तो मेरिस्टेम सेल्स में ये प्रॉपर्टी होती है, अगर इस प्लांट को कोई इन्फेक्शन है तो मेरिस्टेम सेल्स के अंदर यहाँ से अगर कोशिकाएं उठाते हैं, हम एपिकल कोशिका रीजन उठाते हैं तो नया जो प्लांट बनता है उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी इन्फेक्शन नहीं होता है, क्योंकि एपिकल रीजन के अंदर वायरस का इन्फेक्शन, किसी भी प्रकार का जीवाणु का इन्फेक्शन यहाँ पे नहीं पाया जाता। जो हमें प्लांट मिलता है वो डिजीज फ्री प्लांट मिलता है।